अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम मैनेजमेंट का ये पार्ट 5 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मजीद वीडियोस आपको इजीली मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लाइकली टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम एक्सपीरियंस? इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसका क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है, यानी टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स एज डिटरमिन्स द टाइप ऑफ टास्क दे आर असाइंड। बच्चों को वो काम दिया जाएगा जो कि उनकी एज के मुताबिक होगा। टाइम स्पेंट ऑन ईच टास्क इज प्लान्ड अहेड बाय द टीचर, यानी हर एक टास्क के ऊपर जितना टाइम आप लगा रहे हैं वो पहले से ही प्लान किया होता है टीचर ने। देयर आर ब्रेक्स बिटवीन टास्क के दरमियान में, काम के दरमियान में ब्रेक्स भी होती हैं। अब आप देख रहे हैं ये तीनों चीजें जो है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होनी चाहिए क्लासरूम में। जबकि देयर इज प्लेंटी ऑफ सीट वर्क फॉर द स्टूडेंट्स इन क्लास। जबकि अगर देखा जाए कि बच्चों के पास क्लास में सीट वर्क यानी सीट के ऊपर बैठ के बहुत सारा काम करना होता है, तो ये चीज जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी क्लासरूम एक्सपीरियंस दौरान स्टडी जो है ना टीचर के ऊपर और क्लासरूम के ऊपर। तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ शुड यू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू एस्टेब्लिश क्लासरूम एंड एक्सपेक्टेशन? क्लासरूम के अंदर एक्सपेक्टेशंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? बाय मॉडिफाइंग देम टू फिट द ग्रेड एंड एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लासरूम में वो स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे जो कि बच्चों के ग्रेड और एज लेवल को फिट करेंगी, या फिर बाय मॉडिफाइंग देम डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स दैट डे, या फिर उनको आप उस दिन जो आपकी नीड्स हैं उनके मुताबिक करेंगे। देखें, क्लासरूम में आपने वो काम करना है जो कि बच्चों की जरूरत है, ऑन यूर नीड्स, टीचर की नीड्स के अकॉर्डिंग तो काम नहीं करना होता। बाय कैरिंग आउट देम एग्जैक्टली एज दे आर स्टेटेड, या फिर काम वही करना है जैसे लिखा हुआ है, बस उसको आपने चेंज कोई नहीं करना। इसमें आप देखें कि आपने अपने आप को मोल्ड करना है, काम को उस तरीके से करना है जो कि बच्चों के एज लेवल उनकी जरूरियात के मुताबिक हो। तो ये बच्चा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लासरूम के अंदर, उसको आपने देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को आपने ढालना होता है। तो ए आंसर आ जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड्स विद मैनेजिंग लर्नर्स बिहेवियर। क्लासरूम का मतलब ये होता है मैनेजमेंट का कि लर्नर के बिहेवियर को मैनेज करना है आपने। ट्रू है या फॉल्स है? देखिए ये फॉल्स है, चूंकि क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता, इज नॉट अबाउट मैनेजिंग लर्नर्स बिहेवियर। ये लर्नर के बिहेवियर को मैनेज करना नहीं होता। इट इज अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ बेटर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, बल्कि आपने बेहतर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना होता है। तो ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मिसिस जॉन्स टीचेस 9th ग्रेड, वो 9th ग्रेड को पढ़ा रही है। व्हेन हर क्लास टीचर एंटर्स हर रूम ईच डे दे वॉक टू देयर असाइन टास्क एंड टेक देयर सीट्स। जब क्लास टीचर आती है तो अपना काम करते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं। इमीडिएटली दे टेक आउट देयर नोटबुक्स, राइट डाउन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज ऑन द बोर्ड। वो नोटबुक्स लेते हैं, सवाल जवाब लिखते हैं। रिव्यू यस्टरडेज मटेरियल, कल का पिछले काम दिन का मटेरियल को देखते हैं वो। While the students are quietly working, Mr. Jones takes attendance. Once everyone has answered the question, Mrs. John reviews it with her class before moving on today's material. तो ये इस तरह से पिछला काम देख के आगे चलते हैं, आराम से अटेंडेंस लेते हैं, ये सारा कुछ। तो इसको आप देखेंगे ये रिजिड क्लासरूम है, फ्लेक्सिबल क्लासरूम है, डिसऑर्गेनाइज्ड है या वेल मैनेज्ड है? इसमें आप देख रहे हैं कि सारा कुछ बेहतर अंदाज से हो रहा है, तो ये वेल मैनेज्ड क्लासरूम कहलाएगा। डी आंसर आ जाएगा। What refers to the physical setup of the learning environment? एक लर्निंग इन्वायरमेंट का जो फिजिकल सेटअप है ना, वो विच जनरली इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स। इसमें चेयर्स आपने कैसे लगानी है, टेबल्स एंड अदर इक्विपमेंट इन द क्लासरूम डिजाइंड फॉर मैक्सिमम लर्निंग। तो इसमें ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो सके, इस चीज को क्या कहते हैं? यानी कि जब आप फिजिकली क्लासरूम में चेयर्स लगाना, टेबल्स को सेट करना, दाएं बाएं करना, उनको एडजस्ट करना, ये क्या कहलाता है? क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम स्ट्रक्चर, क्लासरूम प्रोसीजर्स, क्लासरूम रूटीन्स। तो इनमें से जो है ना ये क्लासरूम स्ट्रक्चर कहलाएगा कि आपने उसकी फिजिकल सेटिंग कैसे करनी है। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। द स्टेप्स टीचर्स टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट को वो क्या करते हैं, शेप करते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं टीचर्स। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग, ताकि बच्चे लर्निंग में एंगेज हो सकें। एंड मिनिमाइजिंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि गलत किस्म का बिहेवियर है वो कम से कम हो सके। इसको आप क्या कहते हैं?
क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम प्रोसीजर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम पॉलिसीज या स्कूल पॉलिसीज। तो अब देखेंगे ये जो काम टीचर करता है ना, जिसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि ताकि बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके पढ़ाई के लिए और गलत किस्म का रवैया भी वो कम हो सके, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट, यही चीज क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाती है। Overall guidelines that generally address major issues such as attendance and dress code। ओवरऑल जो है ना, जो एक गाइडलाइन होती है जिसमें ड्रेस कोड, अटेंडेंस और ये चीजें आ जाती हैं, तो ये क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम प्रोसीजर, मैनेजमेंट या स्कूल पॉलिसीज। इसमें आप देखें ओवरऑल गाइडलाइन है ना, इसमें तो क्लासरूम की कोई बात नहीं हो रही है, ये एक पूरे स्कूल की बात हो रही है। जब आप ड्रेस कोड और अटेंडेंस वगैरह जो है तो कैसे की लेनी है, ये ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ओवरऑल गाइडलाइन है, तो ये स्कूल पॉलिसीज में आ जाएगी ये चीज। द गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर स्पेसिफिक टू अ क्लास और टीचर। जबकि एक क्लास या एक टीचर से रिलेटेड जो गाइडलाइन है ना स्टूडेंट को जो आपने देनी है, वो क्या कहलाती है? क्लासरूम रूल्स, प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट या स्कूल पॉलिसी। तो ये चीज क्लासरूम रूल्स कहलाएगी, किसी खास क्लास से रिलेटेड या खास टीचर से रिलेटेड होगी ये चीज। A management style that seeks to shape students' behavior through setting high expectation। ऐसा मैनेजमेंट का स्टाइल जिसमें आप बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन आप देते हैं, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंसिक्वेंसेस और चीज़ों के नतायज उनको आप कंसिस्टेंट रखते हैं, यानी एक अच्छा एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का जो स्टाइल है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव। देखिए अथॉरिटेरियन जो होता है ना, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, परमिसिव में बिल्कुल ही छूट होती है। जबकि इस तरह का जो अच्छा स्टाइल है, जो कि जो एक्सेप्टेबल है, वो अथॉरिटेटिव स्टाइल है, जिसमें यह है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अचीव होते हैं। अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट सेट्स फ्यू एक्सपेक्टेशंस। ऐसा स्टाइल जो कि बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसमें, एंड रूल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड इन्फोर्सेस देम इनकंसिस्टेंटली, और उनको कंसिस्टेंटली भी नहीं किया जाता। तो ये ऐसा स्टाइल आप जैसे ऊपर मैंने मेंशन किया, इसमें कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिल्कुल छूट होती है ज्यादा, ये परमिसिव स्टाइल कहलाता है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट ट्रांसलेट द क्लास रूल्स इनटू कंक्रीट एक्शंस एक्सपेक्टेड ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी गाइडलाइंस जिसमें क्लासरूम के जो रूल्स हैं उनको कंक्रीट एक्शंस के अंदर जो है ना, तो वो ट्रांसलेट किया जाता है कि बच्चों ने करना क्या है, उनके रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके क्या एक्शंस होने चाहिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं आप? क्लासरूम रूल्स, प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट या स्कूल पॉलिसी। तो ये चीज प्रोसीजर कहलाएगी। क्लासरूम प्रोसीजर के आपके जो रूल्स हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये क्लासरूम प्रोसीजर कहलाएगा। A management style that seeks to control students' behavior through many rules, procedures and consequences। एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स हैं, बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हैं, कंसिक्वेंसेज हैं, तो ये अथॉरिटेरियन कहलाएगा, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। ये आंसर आ जाएगा। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स यूजिंग टेक्निक सच एज आई कंटैक्ट। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आप सिर्फ आई कंटैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फिजिकल क्लोजनेस कहलाएगी। इसमें आप बात नहीं करेंगे बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, आई कांटेक्ट करेंगे आप। तो ये रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। सी आंसर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम बाय टीचर इज। क्लासरूम के अंदर एक टीचर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है? रिटन, वर्बल या नॉन वर्बल? तो क्लासरूम में नॉन वर्बल जो है ना, वो कम्युनिकेशन बहुत ही, टीचर कैसे बिहेव करेगा, टीचर का रवैया कैसा होगा, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये बहुत मैटर करती है ये चीज। आई कांटेक्ट कैसा है उसका। नेक्स्ट है कि व्हेन अरेंजिंग क्लासरूम स्पेस, जब क्लासरूम के अंदर आपने स्पेस को देखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द नीड्स ऑफ द टीचर। टीचर की नीड को आपने नहीं देखना, बल्कि आपने किसको देखना है? स्टूडेंट की। ये फाल्स हो जाएगा, ठीक है, टीचर की नीड्स को आपने नहीं देखना। 72 है कि द अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम कैन मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट। एक क्लासरूम की अरेंजमेंट जो है इसको आसान बनाएगी या मुश्किल बनाएगी टीचर्स के लिए, टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स इन ऑल एरियाज ऑफ द क्लासरूम, ताकि वो मॉनिटर कर सकें। जाहिर है क्लासरूम जिस तरह का होगा या तो वो इजी होगा टीचर के लिए या डिफिकल्ट होगा, तो ये चीज तो ट्रू होगी। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैन ईदर सपोर्ट और अंडरमाइन अ टीचर्स अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज लर्निंग। क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो भी है ना, या तो वो टीचर को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा या उसको डिस्टर्ब करेगा मैक्सिमम लर्निंग के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये भी सही है कि इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो टीचर बेहतर करेगा, गलत होगा, बुरा इन्वायरमेंट होगा, सही नहीं होगा,
तो वो सही नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन भी है इन दोनों की, ये जो मैंने ज़बानी आपको बता दिया यही इसका मतलब है। इन क्रिएटिंग अ क्लासरूम इन्वायरमेंट द टीचर मस्ट कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लासरूम के अंदर बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? हाउ द रूम विल बी यूज्ड, the ages and the abilities of the students, the way transitions will be handled, changes। तो ये सारी चीजें टीचर्स ने ज़रा देखनी है क्लासरूम के अंदर बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने। The teachers should consider all of the statements when planning classroom rules except which of the following। एक टीचर को तमाम चीजों को देखना चाहिए इनमें से किसको छोड़ के। रूल्स शुड बी एस्टेब्लिश्ड अर्ली इन द स्कूल ईयर एंड रिमेन अनचेंज्ड। रूल्स को आपने अर्ली पहले सालों में आपने शुरू में बनाने, उनको अनचेंज रखना है, तब्दील नहीं करना। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द क्लासरूम रूल्स को सेट करते हुए स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। रूल्स शुड बी स्टेटेड इन द पॉजिटिव नोटिंग द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। पॉजिटिवली उनको नोट किया जाए, यानी ये करेंगे बच्चे, पॉजिटिव नोटिंग, ये नहीं कि ये नहीं करना आपने, बल्कि ये करना है, इस तरह से लिखना है आपने। टर्म्स यूज्ड इन रूल्स शुड बी डिफाइंड, उनको डिफाइन करें कि क्या क्या रूल्स हैं, टर्म्स को अच्छी तरीके से। इसमें जो बेहतर जो ऑप्शन है ना वो ये है कि उनको पहले ही आप बना लें और उनको अनचेंज आप रखें, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। होपफुली कि इस लेक्चर से भी आपको कुछ नई मालूमात लाजमी मिली होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। तो PDF पेड नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दे दिया गया। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।